मेरा नाम आर्यन है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ और मेरा काम है इमारतों की तस्वीरें लेना। लोग मुझे आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर कहते हैं। मेरे काम में एक सफाई है, एक ठंडापन। मैं कंक्रीट और शीशे के बीच की खामोशी को कैमरे में कैद करता हूँ। लोग कहते हैं मेरे काम में जान नहीं, सिर्फ ज्यामिति है, ज्योमेट्री है। शायद वो सही है। मैं इंसानों से ज्यादा इमारतों को समझता हूँ। उनमें भावनाएं नहीं होती, सिर्फ डिजाइन होता है। मेरी जिंदगी भी एक डिजाइन की तरह है। एक साफ सुथरा मिनिमलिस्ट अपार्टमेंट, महंगी गाड़ियां और ऐसे दोस्त जो सिर्फ वीकेंड पर याद आते हैं। लेकिन हर डिजाइन में एक दरार होती है। मेरी जिंदगी की दरार 3 महीने पहले पड़ी थी दिल्ली जयपुर हाईवे पर रात के 2 बजे। एक तेज रफ्तार कार, एक धुंधला सा साया और फिर एक टक्कर की आवाज। मैंने गाड़ी नहीं रोकी, मैंने सिर्फ एक्सेलरेटर पर पैर दबा दिया और शीशे में पीछे छूटते अंधेरे को देखता रहा। उस रात के बाद से नींद में कभी कभी ब्रेक लगने की चीख सुनाई देती है। मैं इसे तनाव कहकर टाल देता हूं। हर कोई यही करता है। एक दिन मुझे एक ईमेल आया। कोई क्लाइंट नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक मोटी रकम का ऑफर और एक अजीब सा काम। मुझे राजस्थान की भूली बिसरी जगहों की तस्वीरें लेनी थी। ब्रीफ में बड़े बड़े शब्द लिखे थे, सड़ांध का सौंदर्य शास्त्र, भुला दी गई कहानियों की क्रूर सुंदरता। ये अमीरों के चोचले थे, लेकिन पैसा इतना था कि मना नहीं कर सका। पहली लोकेशन थी रैजड़ी। मैंने ये नाम कभी नहीं सुना था। गूगल पर भी इसके बारे में कुछ खास नहीं था, सिवाय कुछ पुरानी खबरों के जिनमें एक शापित गांव का जिक्र था। मुझे इन बातों पर हंसी आई। भूत प्रेत, शराब, ये सब कमजोर दिमाग की उपज है। मैंने काम के लिए हाँ कर दी। 2 दिन बाद मैं अपनी एसयूवी में रैजड़ी के पास था। ये जगह चूरू जिले के एक ऐसे कोने में थी जहां नक्शे भी दम तोड़ देते हैं। तहसील मुख्यालय से मीलों दूर एक लावा ग्रेनाइट की पहाड़ी के दामन में बसा था वो गांव। पर वो गांव जैसा नहीं लगता था। वहां टूटे फूटे घर नहीं थे, सिर्फ पत्थर थे। हर तरफ अजीब शक्लों के पत्थर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर पिघला हुआ पत्थर डाल दिया हो। पहाड़ी पर चढ़ते हुए मैंने देखा कि उन पत्थरों में एक अजीब सी बनावट थी। कुछ पत्थरों को और से देखने पर लगता जैसे कोई इंसान घुटनों के बल बैठा हो। किसी में लगता जैसे कोई औरत अपना चेहरा हाथों में छिपाए रो रही हो। पत्थरों में मकानों और झोपड़ियों की बनावट साफ झलक रही थी। ये भयानक था, लेकिन एक फोटोग्राफर के लिए जन्नत। मैंने अपना कैमरा निकाला और तभी अजीब चीजें शुरू हुई। मेरा टॉप मॉडल ड्रोन, जो हजारों फीट की ऊंचाई पर भी स्थिर रहता है, यहां हवा में डगमगाने लगा। उसका कंपास पागलों की तरह घूम रहा था। मैंने सोचा पहाड़ी में शायद लोह अयस्क ज्यादा है, इसलिए मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा। फिर मेरे कैमरे की पूरी चार्ज की हुई बैटरी 10 मिनट में खत्म हो गई। मैंने दूसरी बैटरी लगाई, उसका भी यही हश्र हुआ। मैंने इसे ठंड का असर मान लिया। मैंने माहौल की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए अपना डिजिटल रिकॉर्डर ऑन किया। हवा की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनी तो हवा की आवाज के नीचे किसी औरत के सिसकने की दबी दबी सी आवाज थी। मैंने हेडफोन उतारा, बाहर सिर्फ खामोशी थी। मैंने सोचा ये हवा का शोर है जो पत्थरों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रहा है। मेरी गाड़ी का जीपीएस स्क्रीन खाली था, जैसे ये जगह दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। मैं हर अजीब बात को किसी न किसी तर्क से खारिज कर रहा था, क्योंकि सच को मानना मेरी हिम्मत से बाहर था। मैं गांव के बीचों बीच पहुंच गया था, जहां पत्थरों का जमावड़ा सबसे ज्यादा था। तभी मुझे कुछ भेड़ों की आवाज सुनाई दी। एक बूढ़ा गडरिया, जिसकी उम्र पत्थरों की तरह वक्त में जम गई थी, अपनी भेड़ों को हाँक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसने सदियों का दुख देख रखा हो। मैंने उससे गांव के बारे में पूछा। उसने गहरी सांस ली और कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी किसी तांत्रिक या चुड़ैल की नहीं थी, बल्कि एक बेटी के दिल टूटने की थी। उसने बताया कि सदियों पहले इस गांव की एक बेटी की शादी हुई थी। जब उसके घर बेटा पैदा हुआ तो उसने अपने पीहर वालों से खुशी के मौके पर शुद्ध देसी घी मंगवाया। ये एक रस्म थी, एक मान था। लेकिन उसके भाई जो घी का मटका लेकर आए, उसमें ऊपर तो घी की एक पतली परत थी, पर नीचे गोबर भरा हुआ था। उस बेटी के लिए ये सिर्फ घी का धोखा नहीं था, ये उसके भरोसे, उसके मान, उसके पूरे वजूद का अपमान था। और वो भी उस वक्त जब वो सबसे ज्यादा नाजुक थी। उसका दिल टूटकर पत्थर हो गया और उस असहनीय दुख
और अपमान के क्षण में उसके मुंह से श्राप निकला। ये श्राप गुस्से का नहीं, दुख का था। उसने कहा, जैसे मेरा दिल आज पत्थर का हो गया है, वैसे ही ये पूरा रैजड़ी खेजड़ी गांव, यहाँ के लोग, जानवर सब पत्थर के हो जाए। कहते हैं उसी पल पूरा गांव जो जहां था, जैसा था, पत्थर का बन गया। कहानी खत्म करके गठरिये ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सूरज ढलने से पहले निकल जाना यहां से। यहां की खामोशी भी अपने साथ मत ले जाना। ये एक चेतावनी थी जो किसी आम भूतिया कहानी की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आवाज में जो दर्द था वो असली था। अध्याय 3, पत्थर की आंख। मैं तर्कवादी हूं। मैंने उसकी चेतावनी को एक लोक कथा मानकर नजरअंदाज कर दिया, बल्कि मेरे अंदर का फोटोग्राफर जाग गया। गोल्डन आवर यानी सूरज ढलने के वक्त की रोशनी इन पत्थरों को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देगी। एक अवार्ड विनिंग शॉट का लालच मेरी समझ पर हावी हो गया। यह मेरे घमंड का फैसला था और यही मेरी तकदीर तय करने वाला था। जैसे ही आसमान में सिंदूरी रंग फैलने लगा, मेरी नजर एक छोटे से चिकने काले पत्थर पर पड़ी। उसका आकार बिल्कुल एक बंद आंख जैसा था। मैंने उसे उठाया। वो अजीब तरह से गर्म था, जैसे किसी के शरीर की गर्मी उसमें समाई हो। मेरे दिमाग में आया, ये इस गांव की मौत का, इस कहानी का एक आदर्श प्रतीक है, एक यादगार। मैंने उसे अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। मैंने उस गांव की खामोशी का एक टुकड़ा चुरा लिया था। अध्याय 4, हाईवे पर गूंज। रात के अंधेरे में मैं वापस लौट रहा था। मैं एक नए बने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर था, जो ब्यावर को भरतपुर से जोड़ता था। सड़क एकदम नई और सुनसान थी। दोनों तरफ मीलों तक फैला अंधेरा और बीच में डामर की एक चमकीली लकीर। यह आधुनिकता का वीराना था और शायद इसीलिए और भी ज्यादा डरावना। और फिर वो शुरू हुआ। मेरी गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर एक पल के लिए एक तस्वीर चमकी। एक औरत का डरा हुआ चेहरा। यह वही चेहरा था जो 3 महीने पहले मेरी कार की हेडलाइट्स में दिखा था, टक्कर से ठीक पहले। स्क्रीन तुरंत नक्शे पर वापस आ गया। मेरे हाथ कांप गए। मैंने इसे दिमाग का वहम कहकर खुद को तसल्ली दी। फिर गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल कर बढ़ा गया। एसी से बर्फीली हवा के झोंके आने लगे और उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए बासी घी की मतली कर देने वाली गंध। ये गंध रेजड़ी की उस कहानी से सीधे मेरे नथनों में घुस रही थी। मैंने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर एक औरत बैठी थी। उसका जिस्म गर्मी की लहर की तरह कांप रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसके लंबे बाल मेरी सीट से लगभग छू रहे थे। मेरी चीख निकल गई। मैंने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके से रुकी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। सीट खाली थी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पिछली सीट पर कौन था? रेजड़ी की वो श्रापित बेटी, या वो औरत जिसे मैंने हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया था? या शायद दोनों एक हो गए थे। उस गांव के श्राप ने मेरे अंदर के गुनाह को ढूंढ निकाला था और अब वो मेरे ही डर को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अध्याय 5, फैलता हुआ दाग। मैं किसी तरह अपने गुड़गांव वाले अपार्टमेंट में पहुंचा। सफेद दीवारें, स्टील का फर्नीचर, शीशे की खिड़कियां, यहां सब कुछ साफ और नियंत्रित था। मुझे लगा यहां मैं सुरक्षित हूं। मैं गलत था। मैंने जेब से वो पत्थर निकालकर अपनी डेस्क पर रख दिया। वो बंद आंख अब मेरे कमरे की हर चीज को घूर रही थी। अगले दिन मैंने अपनी एक सफेद दीवार पर एक छोटा सा भूरे रंग का धब्बा देखा, सीलन जैसा। मैंने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिटा। अगले दिन वो धब्बा और बड़ा हो गया था। अब उसकी बनावट भी बदल रही थी। वो रेजड़ी के खुरदुरे और छिद्रित युक्त यानी पोरस पत्थरों जैसा दिख रहा था। ये रेजड़ी का दाग था जो मेरी दुनिया में फैल रहा था। अब मुझे वो सिसकियां घर के खाली कमरों से भी आने लगी थी। मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं अकेला था, पर अकेला महसूस नहीं हो रहा था। एक रात मैं बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा था। मैंने अपना हाथ उठाया, पर शीशे में मेरे अक्स ने एक पल की देरी से हाथ उठाया। मैं घूरता रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर शीशे में मेरे अक्स के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
मैं चीखना चाहता था पर आवाज हलक में ही फंस गई। मैं पागल हो रहा था या मुझे पागल किया जा रहा था? उपसंहार, पथराव। यह मेरी आखिरी सुबह थी। मैं नींद से जागा तो अपने पैर नहीं हिला पा रहा था। मैंने घबराकर अपनी टांगों की तरफ देखा। मेरी त्वचा का रंग बदल चुका था। वो भूरी, सख्त और पथरीली हो गई थी। मेरे पैरों की उंगलियां आपस में जुड़कर एक पत्थर का टुकड़ा बन चुकी थी। वो पथराव मेरे शरीर में ऊपर की ओर फैल रहा था, धीरे धीरे, मुझे एक जिंदा मूर्ति में बदलते हुए। मैं असहाय लेटा था, सिर्फ अपनी आंखें घुमा सकता था। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वो भूरा दाग अब पूरी दीवार पर फैल चुका था और उसके अंदर की बनावट अब साफ दिख रही थी। वो श्रापित बेटी का चेहरा था, दुख में डूबा हुआ। उसकी आंखें बंद थीं और फिर मेरी डेस्क पर रखा वो पत्थर कांपने लगा। वो बंद आंख, वो पत्थर की पलक धीरे धीरे खुलने लगी। उसके अंदर से एक आंसू बहता हुआ काले शीशे का एक नेत्र मुझ पर टिक गया। उस पल में मैं सब कुछ समझ गया। वो आत्मा बदला नहीं चाहती थी, वो मुझे मारना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपना अकेलापन खत्म करना चाहती थी। वो अपना श्राप, अपना सदियों का जमा हुआ दुख किसी के साथ बांटना चाहती थी। मेरी मौत नहीं हो रही थी, मुझे चुना गया था दुख का एक नया स्मारक बनने के लिए, हमेशा के लिए कैद। मेरे शरीर में आखिरी सनसनी दर्द की नहीं, बल्कि एक भारी और कुचल देने वाले वजन की थी। एक ठंडक मेरे दिल की तरफ बढ़ रही थी। मेरा आखिरी ख्याल उस गडरिये की चेतावनी थी, यहां की खामोशी भी अपने साथ मत ले जाना। अब मैं बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूं। मेरे चारों तरफ मेरा खूबसूरत मिनिमलिस्ट अपार्टमेंट है और उसके बीच में मैं हूं, पत्थर का एक नया टुकड़ा। रेजड़ी की वो सदियों पुरानी दुख भरी खामोशी ने गुड़गांव की एक ऊंची इमारत में अपना नया घर बना लिया है। दाग अब जम चुका है,